हेलो एस्पिरेंट। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए हम लोग पी वाई क्यू कर रहे हैं यूपीएससी का, पी वाई क्यू प्रीलिम्स का। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए 2015 ईयर कौन सा है? 2015। इससे पहले के पी वाई क्यू आपने नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके साथ एक नोट्स बना रहे होंगे जो कि आपका पूरा पीवाईक्यू का नोट्स हो। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेट्स दिया गया है, तो दर्जा दिया गया है। तो भाषा को, कौन सा भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है बताइए। आपको ये क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड्स, ये रिपीट है। सिर्फ ऑप्शंस बदल दिए गए हैं क्योंकि करंट अफेयर्स टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। तो ये आप कोई भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज दिया जाए या कोई स्टेट को दिया जाए तो उसको क्या करेंगे, आप उसको याद रखेंगे किस स्टेट का भाषा है, वो सब आप वहाँ पे लिख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना कि भाषा को अगर किसी से जोड़ा गया तो भाषा आपको इंपॉर्टेंट हो गया। आइए लैंग्वेज में उड़िया बताइए। उड़िया, भोजपुरी, कोंकणी, असमिया, बताइए कौन सा होगा इसका। तो भोजपुरी तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि शास्त्रीय भाषा जो जुड़ता है उसका कुछ कंडीशन होता है फ्रेंड्स, जो कि प्राचीन होना चाहिए, उसमें ग्रंथ होना चाहिए। तो भोजपुरी थोड़ा नया है, ये खत्म। कोंकणी ये नहीं होगा फ्रेंड्स। असमिया या उड़िया ये बताइए फ्रेंड्स, असमिया या उड़िया, इसमें से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हो जाएगा आंसर उड़िया फ्रेंड्स, उड़िया ए। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेन समझते हैं। भाषा, भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। आपको क्या करना है, इन 6 भाषाओं को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन कब जुड़ा तो देख लीजिए। तमिल जो भाषा है ये 2004 से आपको शास्त्रीय भाषा में जुड़ गया क्लासिकल लैंग्वेजेस में। तमिल। संस्कृत जुड़ा है 2005 से, तेलुगु 2008 से, कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से, ओडिया आपको या ओडिया 2014 से। तो 2014 में आपको ये पिछले साल यानी 2015 का पीवाईक्यू है ना, 2015 का, और पिछले साल ही इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 डेढ़ साल का करंट अफेयर्स आपको, 1.5 ईयर का आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, ईयर का करंट अफेयर्स देख रहे हैं आप, ऐसे आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि न्यूज़पेपर आपको समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। देखिए आगे चलिए। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मानदंड तय किए। तो किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा घोषित करना है तो कुछ मानदंड है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, उस भाषा की आरंभिक लिखित सामग्री अभिलिखित इतिहास बहुत प्राचीन होनी चाहिए, जैसे 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना। तो ये आपको भोजपुरी नहीं होगा फ्रेंड्स, और जो जो मैंने एलिमिनेट किया था वो नहीं होगा। तो इस तरह से 6 भाषा आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतना इतना याद करिए, लिख लीजिए कॉपी में। उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां उस भाषा के साहित्य लिखित सामग्री को मूल्यवान विरासत समझती हो। तो उसमें जो लिखित साहित्य है या लिखित कहानियां है उसको वो मूल्यवान समझती हो, वो भाषा बोलने वाले लोगों की पीढ़ियां। उनकी साहित्य परंपरा मौलिक हो और किसी अन्य बोली समुदाय से ग्रहण न की गई हो। तो उसकी जो साहित्य परंपरा है वो किसी अन्य दूसरे से ग्रहण नहीं किया गया हो, कॉपी ना हो, और वो खुद से ही किया गया हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इससे निकलने वाली दूसरी भाषाओं के बीच में भी अंतर हो सकता है। तो ये चीजें, शास्त्रीय भाषा जो है साहित्य आधुनिक से थोड़ा सा, आधुनिक साहित्य से थोड़ा अलग हो सकता है। और मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, आपको पीवाईक्यू का सेशन करना है 1995 से। ठीक है, ये पूरा करना है आपको, और ये सारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का अलग किया हुआ है 2011 से, और बाकी सब आपको मिक्स मिलेगा, तो इसलिए जाइए और सब सेक्शन का ये करिए। इसमें क्वेश्चन कितना है फ्रेंड टोटल, 2015 में, 2015 का हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। एक हो गया, दूसरा देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, और करें, ये आपका आर्ट एंड कल्चर ऐसा है फ्रेंड जिसको आप कर पाइएगा, डुएबल है। ठीक है, ये देखिए, तीर्थ स्थान दिया गया है और अवस्थिति बताया गया कि कहाँ पे अवस्थित है कुछ तीर्थ स्थान। ठीक है, तो आप बताइए, श्री सैलम नलमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ओंकारेश्वर आपको सतमाला पहाड़ियां पे है, और पुष्कर जो है महादेवी पहाड़ियां पर है। तो आप बताइए कि कौन सा सही है फ्रेंड। यहाँ देखिए सही सुमिलित है। ठीक है, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3, तीनों बताइए क्या हो जाएगा। केवल
इसका केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कौन सा, ये वाला फ्रेंड, सिर्फ ये। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा क्योंकि ये चर्चाओं में रहा है करंट अफेयर्स में, तो आपको आता है उस ईयर का। ठीक है, तो इसलिए मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स का कैसा संस्कृति पे रोल है। तो श्रीशैलम जो है वो नलमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और बाकी सब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे है। उपयुक्त स्थल में उनकी अवस्थिति में श्रीशैलम का संबंध नलमल्ला की पहाड़ी से है, अतः यह यूं सही है। तो ये हमने समझा। और श्रीशैलम नलमल्ला पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। तो मल्लिकार्जुन किससे संबंधित है फ्रेंड्स, मल्लिकार्जुन नाम जो है ये किससे संबंधित है, शिव का। ठीक है, शिव की आराधना इसके नाम से भी की जाती है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कुर्नूल जिले आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है। आगे चलिए। श्रीशैलम शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, ये जो शक्तिपीठ है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। आप कोशिश करिए कि 51 का 51 शक्तिपीठ एक बार आप उसको देख लीजिए, उसका अवस्थिति पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में हमें और क्या ही करना होता है फ्रेंड्स, इन सब चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, तो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। पुराणों की मान्यता के अनुसार शक्तिपीठ वही अस्तित्व में आए जहां सती के अंग टुकड़े है ना, अंग के टुकड़े उनके धारण करने की वस्त्र आभूषण गिरे। तो जो सती थी फ्रेंड्स, उनका जो वस्त्र था या उनके अंग के जो टुकड़े थे वो जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। 51 जगहों पे गिरे थे, ऐसा मान्यता है। ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि जो ओंकेश्वर है वो कहाँ पे स्थित है, एमपी में स्थित है। जबकि सतमाला की पहाड़ियां भारत की के पश्चिमी राष्ट्र महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे आपको ये जैसे कुछ पहाड़ियों का नाम है ना, सतमाला जो पहाड़ियां है फ्रेंड्स, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। थोड़ा लोकेशन आपको पता रहेगा तो आप क्या कर पाएगा, आपको ज्यादा डुएबल होगा। देखिए, ओंकेश्वर मंदिर कहाँ है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकेश्वर भगवान ओंकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो भगवान शिव के लिए है। ठीक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, ये आपको क्या करना है, सर्च करना है, ये सब चीज आपको एक्टिवली देखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यह स्थान हिंदू पवित्र चिन्ह ओम है ना के स्वर से बना है, के आकार में बना है। यहाँ ओंकेश्वर व अमरेश्वर दो मंदिर स्थित है। तो अमरेश्वर याद रखिए, ओंकेश्वर याद रखिए, ये कहाँ पर है आपको ये स्थित है। आपको ओंकेश्वर जो है भगवान शिव से है, और ओंकेश्वर कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट करिए। मैंने बताया अभी आपको ओंकेश्वर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए महादेव की पहाड़ियां देखिए, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि पुष्कर जो है राजस्थान में अरावली पहाड़ियां पर स्थित है। तो पुष्कर तो राजस्थान से संबंधित है, लेकिन आपको पहाड़ियां तभी याद रहेगा जब आपको याद रहेगा कि अरावली पहाड़ी जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है ना। और महादेवी पहाड़ियां जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कुछ पहाड़ियां आपको लोकेशन याद रखना है। अजमेर शहर, यहाँ देखिए, अजमेर शहर में स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ये ब्रह्मा जी से संबंधित पुष्कर है। पुष्कर मेला भी लगता है फ्रेंड। कितने लोगों को पुष्कर मेला देखे हैं कमेंट करिएगा। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगाया जाता है। देखिए मैंने बताया ना, कार्तिक पूर्णिमा। और आप समझे, कार्तिक ये माह बताया जा रहा है ना, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक कौन सा माह को बोला जाता है, ऊपर हमने पढ़ा था पिछले ईयर्स में कि हमारे जो हिंदी भाषा में, जो हिंदी में दिए गए कैलेंडर में नाम है फ्रेंड, जो हमारे गार्जियन जानते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग यूज करते हैं फ्रेंड, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह यूज करते हैं, उस तरह वो लोग कार्तिक और माघ ये सब यूज करते हैं। तो उसको आप एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है, पुष्कर मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो पर्यटन का एक स्रोत है फ्रेंड्स, तो ये सब भी याद रखिए। टूरिज्म एक सब्जेक्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। पुष्कर जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये जो पुष्कर है ये सिर्फ आपको ये जैनियों का भी है फ्रेंड्स, ये सिर्फ ब्रह्मा जी और हिंदू का नहीं फ्रेंड्स, ये जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैनियों के वंशावलियों में यहाँ यह क्षेत्र पद्मावती के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र का एक और नाम है पद्मावती, है ना। आप इस पे मूवी भी बना है, तो आप वो मूवी नहीं फ्रेंड्स, इसका नाम है, जैनियों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। पुष्कर का एक और नाम है पद्मावती। जिनदत्त सूरी ने यहाँ यात्रा की और लोगों को दीक्षा दी। तो जिनदत्त सूरी जो है ये जैन धर्म से संबंधित, इसको नाम याद रखिए, जिनदत्त सूरी। और ये कहाँ यात्रा कर रहे हैं, पुष्कर में, राजस्थान में। यह क्षेत्र ऊंटों के व्यापार
व्यापार मेले के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऊँटों को बहुत व्यापार के दृष्टिकोण से बेचा जाता है, ये मेला में ऊँट बिकते हैं, तो याद रखिए। बहुत कम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आज आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पहले निर्माण किया गया है ना, सबसे पहले निर्माण किया गया है। एक बार फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो समझ गए। निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया, तो इसमें से सबसे पहले फर्स्ट किसका निर्माण किया गया, बनाया गया, बताइए। तो बताइए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज की मंदिर, ठीक है, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ठीक है, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, ठीक है फ्रेंड्स, और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो ये आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, जब आपको आर्ट एंड कल्चर की चीजों में आपको दिखाया जाएगा, इन सब के बारे में बताया गया, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन में बनाया गया, बी हो जाएगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ठीक है। आइए थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड मैंने आपको शुरू से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलाकृति और इसका निर्माण काल, तो लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया, लेकिन धौली का जो शैलकृत हाथी है फ्रेंड्स, ये कब बनाया गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो आप जब ये पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप जब ये पढ़ते हैं तो इसको आपको याद रखने की कोशिश करना है। महाबलीपुरम जो है ये आपको 7वीं 8वीं शताब्दी है, और जो उदयगिरी की वराह मूर्ति है, उदयगिरी में है वराह मूर्ति, याद रखिए, ये गुप्त कालीन है। गुप्त कालीन का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट करिए। तो ऐसे आपको टाइम पीरियड याद रखना है। धौली जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। यह शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय लगभग 2600 ईस्वी पूर्व में कराया गया था। यह केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है फ्रेंड्स, और नीचे देखने से ऐसा यह संस्मरण स्मारकीत है ना, स्मारकीय प्रतीत होता है। तो आपको नीचे देखने से ये चीज स्मारकीय लगेगा। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, आपको ये पता चल गया ये कहाँ पर स्थित है, लिखिए। और भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर है, वर्तमान में 11वीं शताब्दी में अवस्थित में है। तो ये क्या है कि इसका जो वर्तमान रूप है फ्रेंड्स, जो अभी लेटेस्ट जो आप देख पाते हैं, उसका जो रूप है, जो मंदिर का ढांचा है, वो 11वीं शताब्दी का है, ठीक है, वो तब अस्तित्व में आया था। उदयगिरी की गुफाएं जो है ये विदिशा मध्य प्रदेश से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है, उदयगिरी मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिए। 4वीं और 5वीं शताब्दी सदी में निर्मित हुई थी। गुफा क्रमांक 5 में विष्णु को वराह अवतार में उत्कीर्ण बताया गया है। तो ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं फ्रेंड, गुफा संख्या 5 जिसको विष्णु को अवतार बताया गया वराह, ये PYQ है, क्या है फ्रेंड्स, PYQ। ऐसे भी ऑप्शन में बन के आते हैं, तो याद रखिए PYQ। उदयगिरी की गुफा संख्या 5 को वराह गुफा के नाम से जाना जाता है। तो गुफा संख्या 5 को वराह गुफा के पिछले साल भी आया था, तो आपको याद रखना है। यहाँ पत्थर को काट कर एक वराह अवतार मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का मुख वराह के रूप में है तथा शेष हिस्सा मानवाकृति है। तो जो मूर्ति का मुख है वो वराह के रूप में है, और बाकी मनुष्य के आकृति में है। पुराणों के अनुसार वराह भगवान ने हिरणाक्ष हिरणा हिरणायक्ष है ना, राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया। तो ये एक राक्षस था, इसका ये वध किए थे। ये आपको आप लोगों को ग्रंथों में मिलता होगा, ये सब पता होगा, सिर्फ आपको फैक्ट्स याद रखने की चीजें। उदयगिरी की गुफाएं ओडिशा भुवनेश्वर व कटक जिले के निकट भी प्राप्त हुआ है। यहाँ कुल 18 गुफाएं मिले हैं। तो उदयगिरी में जो गुफाएं हैं ओडिशा के निकट भुवनेश्वर में, वहाँ 18 गुफाएं मिले हैं। ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के आवासीय परियोजना के लिए राजा खारवेल द्वारा बनाई गई थी फ्रेंड्स। और उदयगिरी की ये गुफाएं जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ये चीज आप याद रखिए। महाबलीपुरम क्या है, ये भव्य रथ मंदिर है फ्रेंड्स, ठीक है। महाबलीपुरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रिपीट होता है फ्रेंड्स, कुछ ही टर्म है, उसी को याद करना है आपको आर्ट एंड कल्चर में। तो ये डुएबल हो जाता है थोड़ा 2-3 बार पढ़ने से, चीजों को और अच्छा से समझाऊंगा बुक में, ठीक है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। तो कब करवाया गया और किसने करवाया, ये आप याद रखिए, पल्लव राजा नरसिंह ने करवाया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। कलमकारी चित्रकला, चित्रकला से संबंधित है। जो कलमकारी चित्रकला है ना, निर्दिष्ट करती है, कलमकारी चित्रकला कहाँ को निर्दिष्ट करती है, देखिए बताइए। ऑप्शन ए पढ़िए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो ये जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, और सूती वस्त्रों पर जो हाथ से चित्रकारी किया जाता है उसके बारे में बताता है। यह पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, और बांस के हस्तशिल्प पर
हाथ से किया गया चित्रांकन है, तो बताइए ये। और तीसरा क्या, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक है ना से की गई चित्रकारी, ये है कलमकारी चित्रकला, बताइए। ये तो हट जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ब्लॉक से तो नहीं गिरेगा ना, ठप्पे से और हस्तकारी ये तो नहीं होगा। उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशम वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, तो ये तीन को क्वेश्चन ऑप्शंस लग रहे हैं। तो इसको बता के देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, दक्षिण भारत में सूती, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत से, क्या नाम है इसका, इसका नाम है फ्रेंड्स कलमकारी चित्रकला, ठीक है। क्या आपने देखा है इसको, आइए देखते हैं। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है, ये आपको पता चला, जिसमें हाथ से सूती कपड़े रंगीन ब्लॉक में छपाई जाती है, ठीक है। और इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, प्राकृतिक रूप से सब्जियों के जो रंग होते हैं फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, लाल हरा जो जो भी रंग होता है सब्जियों का, आपने देखा है, उससे क्या होता है, धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं इन कपड़ों में। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में ये प्रचलित है फ्रेंड्स, है ना। कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहते हैं, याद रखिए, कलम से ही तो बेसिक है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्माण निर्मित कपड़े के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह भारत और ईरान में प्रचलित है, तो भारत और ईरान में प्रचलित है, इसको लिखिए, ठीक है। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए, कौन है, प्रथम है मछलीपट्टनम, याद रखिए जब हमने पढ़ेंगे चित्रकला या हस्तकला, कौन सा था ये, चित्रकला था फ्रेंड्स। तो चित्रकला में जब आप पढ़िएगा, तो आप पढ़िएगा कि मछलीपट्टनम कलमकारी एवं द्वितीय श्रीकला। तो पहला हो गया मछलीपट्टनम कलमकारी, और दूसरा दूसरा कौन है जो भारत में प्रसिद्ध है फ्रेंड कलमकारी के रूप में, तो वो है श्रीकला हस्त कलमकारी। तो ये दो है, श्रीकला हस्त कलमकारी और मछलीपट्टनम कलमकारी, ठीक है। जो कि आपको ये देखिए, ये जो श्रीकला हस्त कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तो दोनों आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है फ्रेंड। तो आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, ये जो भारत में दो, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया सेगमेंट, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए, आगे चलिए। सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा प्रक्रिया है, थोड़ा सा जान लीजिए, सिर्फ ये सब उतना बेसिक आएगा नहीं, बट आपको क्या है, क्लियरिटी रहेगा चीजों को। तो गाय का गोबर से आप समझ रहे, फिर रात भर उसको, वस्त्र को क्या है, कपड़ों को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध और मांड के घोल में डुबो दिया जाता है। तो दूध और मांड के घोल में क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उसको बाद में नरम करने के लिए क्या किया जाएगा, लकड़ी के दस्ते से कूटा जाएगा, जो पैरों से चलाया जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आकार का होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक नुकीला चीज निकला रहता है, और यहाँ पे एक गड्ढा होता है, इस तरह इसमें कूटा जाएगा। हालांकि इसको और भी इसका रूप है, इसका और भी अलग अलग रूप है, तो इस तरह से भी इसमें भी कूटा जा सकता है। तो ये चीज है। उसके आगे देखिए, इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियां, पेड़ की छाल, तनों आदि का प्रयोग किया जाता है, और जड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सब से क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, रंग जो अलग अलग विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं। चलिए, हम लोगों ने 2015 का पीवाईक्यू कर लिया फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग आगे लेटेस्ट करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करिए।